देखो ये बोला है टू बार मैग्नेट विथ पोल स्ट्रेंथ ऑफ, ये सीजीएस सिस्टम दे रखा है हमारे पास, विथ देयर एक्सिस इन सेम वर्टिकल लाइन विथ सिमिलर पोल फेसिंग ईच अदर, ईच मैग्नेट हैज ए लेंथ 1 सेंटीमीटर, व्हेन द सेपरेशन बिटवीन द नियरर पोल इज 1 सेंटीमीटर, द वेट ऑफ अपर मैग्नेट इज सस्पेंडेड बाय द रिपल्सन ऑफ, मास दे रखा, जी दे रखा, तो सॉल्व कर लेते हैं भाई। ये बना लो, एक ये मैग्नेट दे रखा है, ये अपने लोग मान लेते हैं मैग्नेटो मोमेंट m, नहीं एक मिनट रुको, पोल स्ट्रेंथ दे रखी है ना हमें, तो पोल स्ट्रेंथ की बात करेंगे अपने लोग। स्टेज थर्ड का क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। ये प्लस m मान लेते हैं, ये माइनस m, ये प्लस m हो गया, ये माइनस m हो गया। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 1 सेंटीमीटर, फिर ये डिस्टेंस कितनी है 2 सेंटीमीटर, और ये कितनी है यहां से यहां तक टोटल 3 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे, इन दोनों के बीच का फोर्स, फिर इसका इसके बीच का फोर्स, फिर इसका इसके बीच का फोर्स, फिर इसका इसके बीच का फोर्स, यही लिखेंगे। तो F इक्वल टू आप लिखोगे तो ये लिखा जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू, तो मैं लिख देता हूं इसको, मैं पहले मान लेता हूं m1, ये m2, ये m2, फार्मूला में लिख देता हूं फिर सॉल्व कर लेना। तो पहले दोनों m1 m2 इंटू डिस्टेंस कितनी है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये r1 लिख देता हूं मैं, ठीक है। ऐसे लिखोगे, ये r1 है, ये r2 है और ये r3 है, ठीक है। और यहां से ये जो डिस्टेंस होगी ये भी r2 के बराबर होगी। m1 m2, अब m1 का इसके साथ लिख लेते हैं, m1 माइनस का m2, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी r2 का स्क्वायर प्लस, अब लिखूंगा माइनस का, तो माइनस का m1 इंटू m2 डिवाइड बाई r2 स्क्वायर, फिर माइनस का m1 माइनस का m2 डिवाइड बाई r3 स्क्वायर, ये लिखा जाएगा। और ये किसके बराबर होगा, इक्वल टू mg के। सीजीएस सिस्टम में बात करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1, इसको सॉल्व कर लेना। m1 जो दे रखा है आपके पास, m1 हो जाएगा कितना 900, m2 कितना हो जाएगा 100, ये प्लस माइनस का यूज करना है, समझ गए। जहां पे प्लस लेना है वहां पे प्लस के साथ रखना, माइनस को माइनस के साथ रखना। मतलब ऐसे मान लो इसको 900, ये माइनस 900, ये 300, ये नहीं 100 दे रखा, और ये माइनस का 100। यहां से सॉल्व कर लेना तो आंसर आ जाएगा अपना, जो मास आएगा m वो 55 ग्राम आ जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा सेकंड, ठीक है। अब बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर 2 की बात करें तो ये बोला है टू शॉर्ट वार मैग्नेट विद मैग्नेटिक मोमेंट, m1 दे रखा है। अब ये सीजीएस सिस्टम चल रहा है 400, ठीक है। m2 दे रखा है 800, ये हमें दे रखा है विद देयर एक्सिस इन सेम straight line with similar pole facing each other and with center of distance 20 centimeter from each other, then force of repulsion, भाई force of repulsion लिख लो, एक ये है और ये है, ये m1 मान लो, ये m2 मान लेते हैं। रिपल्सन फोर्स लिखना है तो F इक्वल टू कितना हो जाता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 6 m1 m2 इंटू r की पावर 4,
तो जब CGS की बात करेंगे तो ये कितना हो गया 1, ये 6, ये कितना आ जाएगा 400 हमें दे ही रखा है, 400 इंटू 800 और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तो 20 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20 ऐसे लिख लो, ये सब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और क्या बचा हमारे पास, ये 3 से ये 8 कट गया, इससे ये 2 कट गए, तो F इक्वल टू आ गया 12। CGS में क्या चलेगा डाइंस, तो आंसर हो जाएगा सेकेंड, ठीक, सेकेंड ही होगा ना, सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर वायर लूप्स ऑफ रेडियाई R1 2 सेंटीमीटर, R2 3 सेंटीमीटर आर लोकेटेड इन XY प्लेन, ईच कैरीज ए क्लॉकवाइज करंट। जो क्या है, एक बार तो ये क्लॉकवाइज करंट दे दी गई है, दूसरा बना लेते हैं। ये रेडियस दे रखी है R1, ये रेडियस दे रखी है R2, तो पहले करंट फ्लो हो रही है इधर I1, ये I2, ठीक है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले वाले केस के लिए अगर हम लोग, अब ये क्या बोल रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम। तो पहले सिस्टम की बात करें जब दोनों में एक डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, तो एम नेट अगर आप लिखोगे तो ये लिखा जाएगा M1 प्लस M2, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ये भी इनसाइड आएगा ये भी इनसाइड आएगा, तो इसकी वैल्यू आप लिखोगे म्यू नॉट, नहीं मैं क्या लिखूं, मैग्नेटिक मोमेंट जो लिखोगे वो लिखा जाएगा I इंटू A होता है, तो I1 A1 प्लस I2 A2, तो I1 कितना हो गया I1 इंटू पाई R1 स्क्वायर प्लस I2 पाई R2 स्क्वायर, ठीक है। ये पहले वाले के लिए लिखा जाएगा। और जो R1 है आपके पास ये दे रखा है 20 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर, R2 दे रखा है 30 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो जो नेट मोमेंट आएगा वो आ जाएगा 2.86 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये बोला अगर एक की रिपीट द रिवर्स करंट इन इनर लूप, मतलब अब ये लूप है, इसकी डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया गया है, तो इनका डिफरेंस आएगा, एम नॉट लिखोगे तो ये बड़ा वाले की जो आएगा ये ज्यादा आएगा, I2 A2 माइनस A1 I1, इसको सॉल्व कर लेना, तो यहां पे जो एम नेट आ जाएगा ये कितना आ जाएगा 1.10 एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट इन ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस R, द मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस एट सेंटर ऑफ लूप इज B, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लूप। जो क्या है, ये लूप है, इसकी रेडियस कितनी हमें दे दी है R, तो इस पे जो B होगा वो कितना लिखा जाएगा म्यू नॉट I इंटू 2R, करंट कितनी फ्लो हो रही है इसमें I, ठीक है। तो अब हमें मैग्नेटिक मोमेंट लिखना है, तो अगर मैं यहां से I की वैल्यू लिखूं जो करंट है वो कितना आ जाएगा B इंटू 2R इंटू म्यू नॉट। अब मैग्नेटिक मोमेंट की बात करते हैं हम लोग, मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा I इंटू A क्या होता है एरिया, तो ये हमने लिखा B इंटू 2R डिवाइड बाई म्यू, और एरिया कितना हो जाएगा पाई R स्क्वायर, तो 2B पाई R क्यूब डिवाइड बाई म्यू नॉट, ठीक है, 2 पाई B R क्यूब डिवाइड बाई म्यू नॉट, तो आंसर कौन सा हो जाएगा सेकेंड, आंसर कौन सा आ गया अपना सेकेंड आ गया इसका, ठीक है। आगे बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, एक मिनट रुको, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है ए लूप कैरिंग ए करंट, ठीक है, एक लूप दे रखा है और वो करंट को कैरी कर रहा है। कैरिंग करंट आई लाइज इन एक्स वाई प्लेन एज शोन इन फिगर, द यूनिट वेक्टर के इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, द मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये लूप हमें दे रखा है, अगर इसको अपने लोग बनाए, एक मिनट रुको, ये x है, ये y है, ठीक है। तो पहले ये इतना रीजन दे रखा है, फिर इतना रीजन दे रखा है, फिर इतना रीजन दे रखा है, और ये इस तरीके से हमें दे रखा है। सही बन गया। चलो अब इसको ऐसे ही मान लो। तो क्या होगा, देखो अगर एरिया, टोटल एरिया की बात करेंगे तो ये तो एक स्क्वायर बनेगा, ठीक है। इसकी साइड कितनी है, ए दे रखी है, और इसकी अगर बात करें तो इसका जो ये साइड होगी, आर जो रेडियस होगी वो कितनी हो जाएगी, a/2 हो जाएगी, यहां से यहां तक r = a/2 हो जाएगी। तो एरिया, अगर टोटल एरिया की बात करें हम लोग, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो टोटल एरिया अगर आप लिखोगे, टोटल एरिया, तो ये दोनों मिलके एक सर्कल बनाएंगे, ये दोनों मिलके एक सर्कल बनाएंगे, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 × पाई, और रेडियस कितना है, a/2 का स्क्वायर। सही है। इन दोनों को जोड़ोगे तो एक सर्किल, इन दोनों को जोड़ोगे तो एक सर्किल, एरिया का सर्किल, मतलब सर्किल का एरिया कितना होता है, πr², तो मैंने 2πr लिख दिया, प्लस अब ये क्या बनेगा, एक स्क्वायर, तो ये आएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा πa² प्लस a²। तो a² को हमने कॉमन ले लिया, π/2 + 1, π/2 + 1 बन गया। अब मैग्नेटिक मोमेंट की बात करेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट लिखा जाएगा I × a। तो एरिया है जो वो कैसे, के वेक्टर की फॉर्म में दिया हुआ है, तो अगर मैं इसको लिख दूं तो ये बन जाएगा a² π/2 + 1 × I × k², ये बनेगा मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। एरिया वेक्टर अगर लिखोगे तो ये एरिया वेक्टर जो आ जाएगा ये k² आ जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड, आंसर आ जाएगा सेकंड, ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। जो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, ए थिन सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r is uniformly charged with density sigma positive per unit, the disk rotate about its axis with a uniform angular speed, the magnetic moment। तो क्या है, पहले तो ये डिस्क दे रखी है, ठीक है। अब अपने लोग क्या करते हैं, इसमें से अगर एक थोड़ा सा पोर्शन, मतलब एक, इसको इस तरीके से मान लें, ये रिंग से मिलके बनी है, तो यहां पे ये जो बनाएंगे अपने लोग, ये मान सकते हैं, इस पे चार्ज मान लेते हैं हम लोग dq, और ये डिस्टेंस मान लेते हैं r, और ये थिकनेस कितनी हो गई, dr। तो डेंसिटी जो हमें दे रखी है, डेंसिटी कितनी दे रखी है, सिग्मा। तो अब dq की बात करें तो कितना हो जाएगा, सिग्मा × 2πr × dr हो गया, ठीक है। अब अगर ये डिस्क रोटेट होगी तो हमें करंट, अब ये बोल क्या रहा है, ओमेगा स्पीड दे रखी है, तो फ्रीक्वेंसी की अगर ओमेगा = लिखो तो 2πf आ जाएगा, f की जो बात करोगे तो ω/2π आ जाएगा, ठीक है। अब मैं लिखता हूं क्या, I लिखूंगा, तो di आप लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा, dq/dt या dq × फ्रीक्वेंसी। तो dq आपने लिखा सिग्मा × 2πr × dr, और dr फ्रीक्वेंसी लिखी ω/2π, ये कैंसिल हो गया। तो यहां से अगर आप di लिखोगे तो कितना आ जाएगा, ये सिग्मा ω/r dr।
सही है। अब अपन लोग बात करते हैं इसमें मैग्नेटिक मोमेंट हमें लिखना है, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, आई इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको अगर अपने लोग लिखें, इस एरिया की बात करेंगे अपने लोग, ठीक है, तो m इक्वल टू लिखा जाएगा डी आई इंटू ए। सही है, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो हमारे पास बनेगा, एरिया कितना मानोगे आप, पाई आर स्क्वायर, और करंट इतनी फ्लो हो रही है, तो लिखो इसे सिग्मा ओमेगा आर इंटू डी आर, और एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। तो ये बन गया आपके पास। अब देखो फिर इसको अरेंज करो, तो सिग्मा ओमेगा, ये पाई यहां लिख लो, पाई सिग्मा ओमेगा आर की पावर क्यूब इंटू डी आर। अब इसको इंटीग्रेट करना है 0 टू आर, तो कितना आ जाएगा, पाई सिग्मा ओमेगा आर की पावर 4 डिवाइड बाई 4, ये आएगा। ठीक है, इसको अरेंज कर लेते हैं, तो ये बनेगा पाई आर की पावर 4 डिवाइड बाई 4 सिग्मा ओमेगा। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो गया, आंसर आ गया थर्ड। ठीक है, पहले आपने डी आई डी क्यू माना इसमें चार्ज, ये डिस्क है, और डिस्क को अपने लोगों ने मान लिया कि एलिमेंटली जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, रिंग टाइप का होगा, रिंग मान लिया, फिर उस सबने डी क्यू लिखा। अब ये चार्ज रोटेट होगा तो करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होगा, आपने डी आई लिख लिया, एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी आई इंटू ए हो जाएगा। यहाँ पे ये या तो इसे डी एम लिख लो, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये तो एम आ जाएगा, फिर उसको आपने ये लिखा, अब इंटीग्रेटर साइन यहां लगा दो। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। बात करते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, पहले इसको रफ करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, द मैग्नेटिक नीडल ऑफ एन ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर 10 of an oscillation magnetometer make 10 oscillation per minute under the action of earth magnetic field alone. When a bar magnet is placed at some distance along its axis, it make 40 oscillation per minute. तो ये हमें क्या दे रखा, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, मतलब 1 मिनट की बात करें कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं, 10, तो 1 सेकंड में कितने हो जाएंगे, 10/60। ठीक है, तो 10/60 मतलब F1 जो आ गया वो कितना आ गया, 10/60। ठीक है, ऐसे ही F2 लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 14/16। ठीक, अब हमसे क्या बोल रहा है, ए बार मैग्नेट इज टर्न सो द मैग्नेटिक नीडल ऑफ एन ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर मेक 10 ऑसिलेशन पर मिनट। ठीक है, when a bar magnet I placed at some distance along its axis, it make 40 oscillation per minute. If bar magnet is turned so that its pole interchange their position, then the new frequency of oscillation. देखो सॉल्व करते हैं, तो टाइम पीरियड का फार्मूला लिखें, तो T इक्वल टू लिखा जाएगा 2 पाई अंडर रूट I अपॉन M इंटू V, तो फ्रीक्वेंसी लिखा जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट M इंटू वी डिवाइड बाई आई। ठीक, ये हमने लिख लिया। अब इसको दोबारा पढ़ते हैं, ये मैग्नेटिक नीडल ऑफ ऑसिलेशन
मैग्नेटोमीटर 10 ऑसिलेशन पर मिनट अंडर द एक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, पहले तो सिर्फ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है तो 10 ऑसिलेशन बता रखा है, तो आपने F1 लिखा, ये कितना आ गया 10/16 इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट m इंटू BH लिख लेते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का। ठीक है, ये आ गया। अब ये बोला व्हेन ए वार मैग्नेट इज प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस अलोंग द एक्सिस इट मेक 40 ऑसिलेशन, मतलब ऑसिलेशन अगर बढ़ गए हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो इसको सपोर्ट करेगी ये। तो दोबारा अगर आप लिखोगे तो 40 नहीं, मतलब 14 है, 14/16 1/2 पाई m इंटू BH प्लस B मान लेते हैं, डिवाइड बाई I लिख दिया हमने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी बोला इफ वार मैग्नेट इज टर्न सो दैट पोल इंटरचेंज पोजीशन द न्यू ऑसिलेशन। ठीक है, तो न्यू ऑसिलेशन की अगर अपन लोग बात करें, ये बोला इफ वार मैग्नेट इज टर्न सो दैट इट पोल्स इज इंटरचेंज, मतलब इंटरचेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की बात होगी, तो n हमें लिखना है, तो 1/2 पाई m BH माइनस B अपॉन I, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्लियर है? तो इसको देखो अपने लोग अगर सॉल्व करें तो यहां से BH अपॉन इसका रेशियो लिख सकते हैं, तो इसको लिख लो, ये आ जाएगा 10/14 इक्वल टू अंडर रूट में कितना आ जाएगा ये BH अपॉन BH प्लस B। ठीक है, या इसको ऐसे लिख लो 14 इंटू 10 BH प्लस B डिवाइड बाई BH। ठीक है, अंडर रूट में आएगा ये, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, BH माइनस B की वैल्यू चाहिए, तो इसको स्क्वायर कर लो, 14/10 का स्क्वायर, ये बनेगा 1 प्लस B अपॉन BH। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब अगर हम लोग इसको कैलकुलेशन को और थोड़ा सा अगर इजी करते हैं, तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर देता हूं, इस वाली इक्वेशन से, ठीक है, तो मेरे पास क्या बनेगा, B अपॉन BH माइनस ये आ जाएगा। देखो इसको मैं अगर मैं सॉल्व करूं तो अपने लोग लिख देते हैं F1/n, तो ये कितना बचेगा, ऊपर बचेगा BH डिवाइड बाई BH माइनस B। ठीक, या n/F1 आप लिखोगे तो ये कितना आ जाएगा BH माइनस B डिवाइड बाई BH। ठीक है, देखो अभी लिखते हैं n अपॉन F1 1 माइनस B अपॉन BH। ठीक है, ये बना हमारे पास। अब इसको सॉल्व करो, हमें क्या चाहिए, B अपॉन BH की वैल्यू, तो ये 14 स्क्वायर माइनस का 10 स्क्वायर डिवाइड बाई 10 B अपॉन BH आ गया। ठीक है मतलब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 14 प्लस 10 इंटू 14 माइनस 10 डिवाइड बाई 10 B अपॉन BH आ गया। ठीक है, यहां से वैल्यू लिख लो, तो ये कितना हो गया 24 डिवाइड बाई 4, 24 इंटू 4 डिवाइड इंटू 10 यहां रख दो, तो n अपॉन F1 लिखा जाएगा 1 माइनस 24 इंटू 4 डिवाइड बाई 10। ठीक है, तो ये बनेगा हमारे पास। ठीक है, देखो ये आएगा यहां पे कितना, स्क्वायर आएगा, ये पूरा ही क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूं मैं, तो n अपॉन F1 ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 96/100, तो n अपॉन F1 ये कितना आ जाएगा 4/100। ठीक है, तो n लिखा हमने F1 इंटू 2/10 आ गया, और F1 कितना दे रखा है हमें, पर मिनट की बात हो रही है, तो N1 आप लिखोगे मतलब 10 इंटू 2 डिवाइड बाई 60 इंटू 10, तो ये जो आ रहा है n आ गया 2/60, ये आ रहा है पर सेकेंड। ठीक है, पर मिनट की बात करोगे तो 2 पर मिनट आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो गया, आंसर आ गया 4।
ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अपने लोग। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो पहले तो ये नीडल ऐसे है, ठीक है, अब इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया गया, इस पे बेल्ट लगाएंगे ऐसे, तो ये mg बेल्ट लगाया गया, ये डिस्टेंस मान लेते कितनी l/2, तो ये भी कितना होगा l/2, ठीक है। अब होगा क्या, जब इस पे वर्टिकल कंपोनेंट लगेगा तो टॉर्क ऑफ mg विल बी इक्वल टू टॉर्क ऑफ किसके बराबर लिखेंगे अपने लोग, मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक। तो इसको लिखते हैं, तो कैसे लिखा जाएगा, mg इंटू l/2 आपने लिखा, तो मैग्नेटिक मोमेंट m इंटू bv इंटू l/2 प्लस m इंटू bv इंटू l/2, ठीक है। दोनों का टॉर्क जुड़ जाएगा, कोई एक प्लस है एक माइनस, एक पे फोर्स ऐसे लगेगा, एक दूसरे पे ऊपर लगेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये बनेगा mg इंटू l/2 इक्वल टू 2mb, ये कैपिटल M, bv इंटू l/2, ये कैंसिल हो गया, तो mg इक्वल टू आ गया 2m इंटू b, ठीक है। अब हमसे बोल क्या रहा है ये, वर्टिकल कंपोनेंट हमें निकालना है, तो b भी आप लिख लो, तो ये आ जाएगा mg इंटू 2m, और ये सब किस में चल रहा है, CGS में। तो ये कितना दिया हुआ है हमें 50 मिलीग्राम, 50 इंटू 10⁻³ 1 मिलीग्राम में कितना होगा 1 मिलीग्राम कितने बराबर होगा 10⁻³ ग्राम के, ठीक है। जी को रखा हमने 981, 2 इंटू एम कितना लिखा, जो मैग्नेटिक मोमेंट हमें दिया हुआ है वो 98.1 ये लिखा आपने, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10, ये हमारे पास बनता है, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे, बी अगर आप लिखोगे तो आएगा 0.25 गॉस, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा सेकंड, ठीक है। आगे बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है द प्लेन ऑफ डिप सर्किल इज सेट इन ए जियोग्राफिक मेरिडियन एंड द अपरेंट डिप इज θ1 इफ, फिर θ1 दे रखा है अपरेंट डिप, फिर ये बोला इट इज देन सेट इन ए वर्टिकल प्लेन परपेंडिकुलर टू द जियोग्राफिक मेरिडियन, द अपरेंट डिप इज θ2, द डिक्लिनेशन एंगल डेल्टा एट दैट प्लेस। देखो डिक्लिनेशन एंगल लिखना है हमें, ठीक है। तो इसको अपने लोग कैसे ले सकता हूं मैं, अगर ट्रू डिप की बात करें tan θ इक्वल टू tan θ इंटू ये कितना आता है cos अल्फा की बात करते हैं। देखो मैं अभी आपको समझाता हूं ये क्या है। ये बोला द प्लेन ऑफ डिप सर्किल इज सेट इन जियोग्राफिक मेरिडियन, द अपरेंट डिप इज θ1। तो प्लेन ऑफ डिप सर्किल है, जैसे ऐसे समझ लो, अगर ये जियोग्राफिक मेरिडियन है, ठीक है, और इसी में ये हमने क्या बनाया, जियोग्राफिक, ठीक है, क्या है, जियोग्राफिक मेरिडियन है। तो ये क्या बोल रहा है, द प्लेन ऑफ डिप सर्किल इज सेट इन जियोग्राफिक मेरिडियन, द अपरेंट डिप इज θ1। तो यहां पे जो अपरेंट डिप आ रही है वो कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो ये θ1 आ गई हमारे पास। तो जो अपने लोग ये जो हमने अभी लिखा है ये क्या है, अपरेंट डिप लिख लिया इन्हें, ठीक है। और अपने लोग अगर अपरेंट डिप की बात करें तो वो क्या होती है कि जब मैग्नेटिक मेरिडियन, या ये बोले जो उसका डिप सर्किल है वो मैग्नेटिक मेरिडियन में ना होके किसी दूसरे प्लेन में है। तो अगर मान लो ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, ठीक है, और ये हमने मान लिया किसी एंगल पे ये घुमा हुआ है, अल्फा की मैं बात करूं,
तो यहां पे ये जो आता है ये θ1 होता है, ये क्या है, एपरेंट डिप है, ठीक, ये हमें पहले बता दिया इसने। और ये क्या आता है हमारे पास, ये BH आता है रियल, और ये आता है BH डैश, ठीक है, और फिर BH का अपने लोग कंपोनेंट लेते हैं यहां पे। अब देखो इसमें बोल क्या रहा है, ये θ1 दे रखा है, अब ये बोला इट इज देन सेट इन ए वर्टिकल प्लेन परपेंडिकुलर टू द जियोग्राफिक मेरिडियन, मतलब पहले ये था किसी एंगल पे, अब इसको जियोग्राफिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर कर दिया गया है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ठीक है, तो हमसे बोला है द अपरेंट डिप इज θ2 द डिक्लिनेशन एंगल एट दैट प्लेस, तो अपने लोग देखो ऐसे लिखेंगे ऐसे, तो फिर लिखोगे आप tan θ इक्वल टू tan θ2, देखो इसको ऐसे लिखो tan θ2 cos, ये आ जाएगा अब 90 माइनस अल्फा, देखो ये लिख लिया हमने, तो ये θ1 हो गया और ये θ2 हो गया। तो अब ये ट्रू डिप दोनों के लिए बराबर होगी, क्योंकि जो ट्रू डिप है वो तो चेंज होगी नहीं, जो डिक्लिनेट, ये जो हमारे पास ये जो एंगल आ रहा है यही किसका काम कर रहा है, डिक्लिनेशन एंगल का काम करेगा। तो इसको अब आप लिख लो, क्या बन जाएगा, tan θ1 cos अल्फा इक्वल टू tan θ2 cos 90 माइनस अल्फा, तो इसे लिख लो tan θ1 cos अल्फा tan θ2 sin अल्फा, ठीक है। तो tan θ1 tan θ2 sin अल्फा अपॉन cos अल्फा, तो tan θ1 tan θ2 इक्वल टू tan अल्फा, तो अल्फा जो आ गया tan θ1 अपॉन tan θ2 और ये tan इनवर्स, यही हमसे पूछा गया, ठीक है। अब ये डिक्लिनेशन एंगल उन्होंने बोल दिया थीटा, तो हमारे पास कितना आ गया, ये tan इनवर्स tan θ1 अपॉन tan θ2, ठीक है। डिक्लिनेशन एंगल क्या होता है, अगर डेल्टा की बात करें अपने लोग, तो डिक्लिनेशन एंगल होता है कि अगर ये जियोग्राफिक मेरिडियन है, जियोग्राफिक मेरिडियन है, और ये मान लो मैग्नेटिक मेरिडियन है, ठीक है। तो ये जो एंगल आता है इसको क्या बोलते हैं अपने लोग, डिक्लिनेशन एंगल बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पे पहले बोल दिया गया इसमें डिप सर्किल इसी प्लेन में है, फिर इससे परपेंडिकुलर कर दिया गया, ठीक है। तो अपने लोगों ने ट्रू डिप वाला फार्मूला लगा के सॉल्व कर लिया इसको, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर चेक करते हैं। आंसर आएगा इसका फर्स्ट। चलो आगे बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 10 की, इसको रफ करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 स्टेज 3 का क्वेश्चन नंबर 10 है। ये बोला है द टेंजेंट गैल्वेनोमीटर हैविंग कॉइल्स ऑफ द सेम रेडियस आर कनेक्टेड इन सीरीज, ए करंट फ्लोइंग इन देम प्रोड्यूस ए डिफ्लेक्शन 30, a current flowing in them produce a deflection 60 degree and 45 degree. The ratio of number of turns in the coil. तो नंबर ऑफ टर्न्स की बात कर रहे हैं,
तो कैसे लिखेंगे, ए टेंजेंट गैल्वेनोमीटर हैविंग कॉइल्स ऑफ सेम रेडियस, तो R1 इक्वल टू R2, ये R दे रखा है, ठीक है। और ये बोल रहा है सीरीज में है तो करंट भी सेम फ्लो होगी, एक करंट फ्लोइंग इन देम प्रोड्यूस ए डिफ्लेक्शन 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो अगर बात करें डिफ्लेक्शन की बात करते हैं, ये थीटा मान लेते हैं, ये BH होगा और ये B0 होगा, तो tan थीटा इक्वल टू आता है B0 डिवाइड बाई BH, B0 इक्वल टू BH tan थीटा, ठीक है। तो ये हो जाता है म्यू नॉट N1 I1 इंटू 2R BH tan थीटा, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ टन्स की बात हो रही है, तो नंबर ऑफ टन्स की जो बात करें वो कैसे चलेगा, सिंपल सा tan थीटा के बराबर चलेगा सीरीज में, तो R तो सेम है ही, I भी सेम हो गया, तो N1 अपॉन N2 लिखोगे tan थीटा 1 अपॉन tan थीटा 2, तो N1 अपॉन N2, tan थीटा कितना है tan 60 और tan 45, तो N1 अपॉन N2 अंडर रूट 3/1, N1 अपॉन N2, ये कितना बनेगा अंडर रूट 3/1, आंसर हो जाएगा 4th, आंसर आ जाएगा 4th, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट विथ वाइब्रेशन मैग्नोमीटर द वैल्यू ऑफ, देखो हमें दे क्या रखा है 4 पाई स्क्वायर I अपॉन टी स्क्वायर। देखो अगर मैं टाइम का फार्मूला लिखूं तो T इक्वल टू आएगा 2 पाई टाइम पीरियड का I अपॉन M इंटू बी, अगर इसको मैं स्क्वायर करूं तो ये बनेगा T स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर I अपॉन M इंटू बी, तो हमें दे क्या रखा है एम बी की वैल्यू आ गई 4 पाई स्क्वायर इंटू आई अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू, ये हमें कितनी दे रखी है 36 इंटू 10 टू की पावर -4, ये पहली इक्वेशन। अब ये क्या बोल रहा है इन द एक्सपेरिमेंट विद डिफ्लेक्शन मैग्नोमीटर द सेम मैग्नेट प्रोड्यूस, तो अगर मैं डिफ्लेक्शन मैग्नोमीटर की बात करूं तो बी जो लिखा जाता है वो लिखा जाएगा म्यू नॉट इंटू 4 पाई 2m इंटू R क्यूब, R क्यूब की जगह दे रखा है हमें D क्यूब, तो देखो क्या लिखते हैं B इक्वल टू मैं लिखूंगा म्यू नॉट इंटू 4 पाई 2m इंटू डी क्यूब। अब हमें क्या करना है 4 पाई अपॉन 2 म्यू नॉट, तो 4 पाई ये किसकी वैल्यू हो गई 4 पाई डी इधर आ गया और म्यू नॉट यहां से लिखो क्या पूछा है 4 पाई डी क्यूब इंटू 2 म्यू नॉट, मतलब ये वैल्यू या ये 2 भी ऐसे आ गया, तो ये वैल्यू इधर आ गई, ये कितना हो गया m अपॉन बी, सही लिखा। ये कितना आ रहा है हमारे पास 10 टू पावर 8 डिवाइड बाई 36, ये हमें दे रखा है। वो हमसे बोल क्या रहा है द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैग्नेट यूज्ड, तो भाई लिख लो मैग्नेटिक मोमेंट, अगर आप लिखोगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये सेकेंड इक्वेशन है, तो लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो एम बी इंटू एम बाई बी 36 इंटू 10 टू पावर -4 10 टू पावर 8 इंटू 36, ये कैंसिल हो गया, 10 टू पावर 4 बचा, ये कैंसिल हो गया, एम स्क्वायर बराबर 10 टू पावर 4, एम इक्वल टू आ गया 100, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो गया, आंसर आ गया सेकेंड 100 एम्पियर मीटर स्क्वायर, आंसर हो गया सेकेंड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है ए वाइब्रेशन मैग्नोमीटर, क्वेश्चन नंबर 12 बोला ए वाइब्रेशन मैग्नोमीटर कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल बार मैग्नेट प्लेस्ड वन ओवर द अदर सच दैट दे आर परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट ईच अदर।
द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन ए हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इज 2, और उसकी पावर दे रखी है कुछ, वन ऑफ द मैग्नेट इज रिमूव्ड इफ अदर मैग्नेट ऑसिलेट इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड देन द टाइम पीरियड। तो क्या है, पहले ये है, अगर ये बार मैग्नेट ऐसे है एक और एक बार मैग्नेट ऐसे है, तो जो एम नेट लिखोगे वो कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अंडर रूट 2m। ये पहली इक्वेशन आ गई। तो टाइम पीरियड की बात करें तो T1 की बात करें, ये लिखा जाएगा T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट। अब यहां पे I की जो बात करेंगे, दो मैग्नेट है ना, टू आइडेंटिकल बार मैग्नेट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा 2I। यहां पे ये आ जाएगा अंडर रूट 2m इंटू बी। ये पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब अगर अपने लोग बात करते हैं दूसरी इक्वेशन की, ठीक है। अब अगर दूसरा अगर इक्वेशन लिखे, अब देखो इससे हमें जो दे रखा है वो हमें कितना दे रखा है, ये 2 की पावर 5/4 2 पाई अंडर रूट, ये अंडर रूट 2 मान लेते हैं, I अपॉन m इंटू बी। ये सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। इसके आगे देखो अभी डिस्कस करते हैं अपने लोग। क्वेश्चन नंबर 12 यहां लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या है, अब ये क्या बोल रहा है, अब ये बोला वन ऑफ द मैग्नेट इज रिमूव्ड एंड अदर मैग्नेट ऑसिलेट इन द सेम फील्ड द टाइम पीरियड। तो T2 की बात कर रहा है ये। तो T2 अगर आप लिखोगे तो ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट I अपॉन m इंटू बी। ये हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो इसको कैसे करोगे सॉल्व। अगर मैं यहां से वैल्यू निकाल लूं तो ये कितना बनेगा, 2 की पावर 1/4, और इसको इधर ले आओ तो 2 पाई I अपॉन एम बी। तो 2 की पावर 5/4 इंटू 2 की पावर 1/4, तो ये बनेगा 2, ठीक है। कितना बनेगा 2। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर चेक करते हैं। 12 का आंसर है 3rd। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ये हमने किससे लिखा है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब यही वैल्यू यहां रखेंगे तो T2 आप लिखोगे 2 पाई अंडर रूट I अपॉन एम बी। ये कितना आ गया 2 सेकेंड। तो T2 इक्वल टू हो गया 2 सेकेंड, ठीक है। आंसर आ गया कौन सा, आंसर आ गया 3rd। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। देखो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोला ए वर्टिकल सर्कुलर कॉइल, ठीक है, ऑफ रेडियस 0.1 मीटर हैविंग 10 टर्न्स स्टेडी करंट कैरिंग ए स्टेडी करंट व्हेन द प्लेन ऑफ कॉइल इज नॉर्मल टू द मैग्नेटिक मेरिडियन, ए न्यूट्रल पॉइंट इज ऑब्जर्व एट द सेंटर ऑफ कॉइल, ए BH ये दे रखा है, देन करंट ऑफ द कॉइल। तो 13 क्वेश्चन अपने लोग करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, कॉइल की रेडियस हमें दे रखी है, एक मिनट रुको, तो इसकी रेडियस दे रखी है R, ये दे रखा है 0.1 मीटर, ठीक है, और जो नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं वो 10 दे रखे हैं। न्यूट्रल पॉइंट इज ऑब्जर्व एट सेंटर, जब सेंटर पर न्यूट्रल पॉइंट ऑब्जर्व करा जाएगा तो जो BH और B कॉइल होगा वो दोनों बराबर होंगे,
बी एच इक्वल टू बी सी लिखोगे तो 0.314 इंटू 10⁻⁻⁻⁴, और बी कॉइल की अगर बात करें तो हो जाएगा म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2r। तो 0.314 इंटू 10⁻⁻⁴, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 एन 10 हो गया, आई लिखा आपने 2 इंटू 0.1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आई जो आ जाएगा वो 0.5 एम्पियर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है? द रिडक्शन फैक्टर ऑफ ए टेंजेंट गैल्वेनोमीटर इज के इफ रेडियस ऑफ कॉइल एंड नंबर ऑफ टर्न्स बिकम्स डबल देन इट्स वैल्यू। तो देखो रिडक्शन का अगर फार्मूला लिखें अपने लोग, फार्मूला मैं अभी आपको बताता हूं, ये या तो सॉल्व कर लेना फार्मूला या इसको सीधे लिख लेते हैं हम लोग, बाकी आपने थ्योरी में पढ़ रखा होगा। के की अगर बात करें तो रिडक्शन फार्मूला आता है के इक्वल टू 2BH इंटू आर म्यू नॉट इंटू एन। ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब ये क्या बोल रहा है, रिडक्शन फैक्टर ऑफ टेंजेंट गैल्वेनोमीटर इज के इफ रेडियस ऑफ कॉइल इज हाफ, रेडियस को आपने कर दिया हाफ एंड नंबर ऑफ टर्न्स बिकम डबल। तो जो आर डैश करा वो कितना हो गया r/2, एन डैश करा वो कितना हो गया n/2। तो के डैश जो आएगा वो आ जाएगा 2BH आर डैश, मतलब आर डैश डिवाइड बाई म्यू इंटू एन डैश। जब उसको सॉल्व करोगे तो के डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, के बराबर आ जाएगा। ठीक है, नहीं के डैश, अच्छा ये r/2 कर रहा है ना, n इक्वल टू n/2। एक मिनट रुको जरा, क्या बोला है, इफ रेडियस, एक मिनट रुको जरा, जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसको डबल करा गया है, n इक्वल टू 2n करा गया, तो यहां से जो k डैश आएगा वो कितना हो जाएगा k/4। ये कितना होगा 2, यहां से आएगा एक 2, तो कितना हो जाएगा k/4 हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा सेकंड। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है ए थिन रेक्टेंगुलर मैग्नेट सस्पेंडेड freely has a period of oscillation t. Now it is broken into two equal half, ठीक है, each having half the original length and one piece is made oscillate freely in the same field its time period। तो ये तो अभी हम लोगों ने सॉल्व करा था, t डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा t/n, अगर उसको लेंथ को बराबर काटते हैं। A thin rectangular magnet suspended freely has period of oscillation equal to t. Now it is broken into the equal halves, each having half of the original length। ठीक है, if one piece is made, तो ये आ जाएगा t डैश इक्वल टू आ जाएगा t/n या t डैश बाई 2, और n कितना हो जाएगा, ये हाफ करा गया है। ठीक है, ये आएगा। इसको ऐसे समझो, अगर ये है, पहले ये L था, अब इसको L/2 कर दिया गया, ये भी L/2 कर दिया गया, क्या बचा हमारे पास, ये L/2। ठीक है, एक तो ये सिंपल सा तरीका है। ठीक है, तो जितने टुकड़ों में तोड़ा जाए उतने नंबर यहां पे लिख दो। ठीक है, 2 टुकड़ों में तोड़ा गया तो 2 कर दिया गया, मगर सब जब सिंगल की बात करोगे तब की बात हो रही है। तो इसका जो मास होगा m, वो भी m/2 हो जाएगा, जो मास होगा वो m/2 हो जाएगा, और मैग्नेटिक मोमेंट अगर आप लिखोगे तो वो भी कैपिटल m/2 हो जाएगा। फिर आपको फार्मूला वही लगाना है, t = 2 पाई √I अपॉन m इंटू बी। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1/12 इंटू मास कितना हो गया m/2, और ये लेंथ कितनी हो गई L/2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको इसमें रखोगे तो ये आंसर आ जाएगा, आंसर हो जाएगा सेकंड। ये ऐसा क्वेश्चन मैंने कराए कई, आंसर हो जाएगा सेकंड।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है ए पैरामैग्नेटिक सैंपल शोज ए नेट मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, एम्पियर मीटर व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.6 टेस्ला। उसका मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, एट ए टेम्परेचर दे रखा है 4 के, व्हेन द सेम सैंपल इज प्लेस्ड इन ए एक्सटर्नल फील्ड ऑफ 0.2 एट टेम्परेचर 16 के, द मैग्नेटाइजेशन विल बी। ठीक है, तो आई इक्वल टू लिखा जाएगा सी बी अपॉन टी, ये टेम्परेचर हो गया तो लिख लो I1 अपॉन I2 इक्वल टू B1 अपॉन T1 इंटू B2 इंटू T2, ये हमें लिखना है। अब तो वैल्यू पुट कर देते हैं। पहले जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो 8 है, ये I2 आपने लिखा, B1 हमें जो दिया हुआ है वो 0.6, टेम्परेचर कितना है 4, B2 कितना है 0.2 और टेम्परेचर कितना है 16। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो I2 कितना आ जाएगा 2/3। सही है, कैसे आएगा देखो, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2, फिर ये कितना आ जाएगा, यहां बचेगा कितना, इसको काटोगे तो ये बचेगा कितना 2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसको काटो तो ये बचेगा 3, तो I2 कितना हो जाएगा 2/3 एम्पियर मीटर। तो आंसर कौन सा हो गया, आंसर आ जाएगा सेकंड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये थ्योरेटिकल है, ये बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, दिस इफेक्ट इज कॉमन टू ऑल, ये तो सही है, द हिस्टैरिसीस लूप एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द थर्मल एनर्जी, ये भी सही है, द हिस्टैरिसीस लूप एरिया इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ये गलत है। तो आंसर हो जाएगा 17 का, यहां लिखे क्वेश्चन 17 का आंसर आ जाएगा थर्ड। ठीक है, तो ये अपने लोगों ने यहां तक लिख लिया है। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं अपने लोग। क्वेश्चन नंबर 18, देखो क्वेश्चन नंबर 18 लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। ये बोला था मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए मैग्नेट ऑफ मास, मास कितना दे रखा है 75 ग्राम, एम दे रखा है कितना 9 × 10⁻⁻7 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये कैपिटल एम है। डेंसिटी दे रखी है रो 7.5 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पूछा है, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I इक्वल टू क्या होगा m अपॉन b, तो I इक्वल टू लिख दो कैपिटल M। वॉल्यूम क्या लिखा जाएगा, ये वॉल्यूम होता है, ये क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट, तो ये मास अपॉन डेंसिटी लिखा जाएगा, I इक्वल टू आ जाएगा m इंटू रो डिवाइड बाई m। ठीक है, तो I की वैल्यू लिख लेते हैं, m कितना दे रखा है 9 × 10⁻⁻7, रो कितना हो गया 7.5 × 10⁻³ इंटू मास हो गया 75 × 10⁻⁻3। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो I जो आ जाएगा ये आ जाएगा 0.009 एम्पियर पर मीटर। तो अपना आंसर कौन सा हो गया, आंसर आ गया सेकेंड। ये बोला द कोर्सिविटी ऑफ ए बार मैग्नेट H इक्वल टू, तो कोर्सिविटी दे रखी है मतलब ये एम्पियर पर मीटर दे रखा है। ठीक है, इट इज डीमैग्नेटाइज बाई प्लेसिंग इट इनसाइड ए सोलेनॉइड ऑफ लेंथ, L कितना दे रखा है 100 सेंटीमीटर इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, और नंबर ऑफ टन्स दे रखे हैं कितने 50। तो बोला था करंट फ्लोइंग द सोलेनॉइड विल बी, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, मी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, तो H इक्वल टू कितना हो जाएगा बी नॉट नहीं बी अपॉन
म्यू नॉट हो जाएगा। कितना आ जाएगा ये, इसको सही से लिखते हैं। B इक्वल टू कितना होता है, म्यू नॉट इंटू एच लिखेंगे, तो H इक्वल टू आ जाएगा B अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट कर दो। H इक्वल टू बनेगा एन आई, तो H इक्वल टू हो जाएगा एन डिवाइड बाई एल इंटू आई। तो हमसे बोल क्या रहा है, करंट की बात कर रहा है, तो H कितना है, N कितना है 50, ठीक है, ये कैपिटल N है, और ये 100 इंटू 10 टू पावर -2 और ये I। ठीक है, ये बनेगा, इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 2, तो I इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया अपना सेकंड, इसका आंसर आ जाएगा सेकंड, यही लिख देता हूं मैं, आंसर हो गया सेकंड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करें, देखो ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 20, ये बोला निडल N1 N2 एंड N3 आर मेड अप ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक। देखो N1 जो है ये फेरोमैग्नेटिक है, N2 जो है ये पैरामैग्नेटिक है, N3 जो है ये डायामैग्नेटिक है। ठीक है, अब इसमें जो बात हो रही है हमारे पास कि ए मैग्नेट व्हेन ब्रॉट क्लोज टू देम। देखो फेरोमैग्नेटिक क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। ठीक है, ये तो हो जाएगा अट्रैक्ट जब मैग्नेट के पास, ये भी क्या होगा अट्रैक्ट होगा, मगर क्या होगा ये स्लाइटली होते हैं पैरामैग्नेटिक। ठीक है, ये क्या होते हैं रिपेल। तो आंसर चेक कर लेते हैं, N1 स्ट्रॉन्गली, N2 वीकली एंड N3 वीकली। ठीक है, तो ये जो आ जाएगा ये तो स्ट्रॉन्गली हो जाएगा। ठीक है, स्लाइटली मतलब ये वीकली हो गया, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन 20 नहीं, एक मिनट रुको जरा। देखो ये जो है था क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, अब मैं क्वेश्चन नंबर 20 करा रहा हूं, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है द स्पेस इनसाइड ए टोराइड इज फिल्ड विद ए टंगस्टन हु ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो हमें ससेप्टिबिलिटी हमें दे रखी है, तो ससेप्टिबिलिटी की बात करें, ये हमें कितना दे रखा है 6.8 इंटू 10 टू पावर -5। तो बोला था परसेंटेज इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड, तो जो बी लिखा जाएगा पहले जो होगा बी नॉट, वो कितना हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एन आई, जब उसमें भर देंगे तो उसे कितना हो जाएगा म्यू नॉट एन आई, या बी जो टोटल होगा वो कितना हो जाएगा म्यू आर इंटू म्यू नॉट इंटू आई, ये लिखा जाएगा। तो जो म्यू आर होगा वो कितना हो जाएगा 1 प्लस ये आएगा हमारे पास। ठीक है, तो परसेंटेज इंक्रीज पूछा है इसने, तो परसेंटेज इंक्रीज अगर आप लिखोगे तो ये हो जाएगा बी टी माइनस बी डिवाइड बाई बी। ये सब डेटा आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे परसेंटेज इंक्रीज का, तो ये जो बनेगा ये बनेगा 0.0068%। ठीक है, सब वैसे वैल्यू पुट करनी है। म्यू आर आपको पता है, म्यू आर कहां से आएगा इससे। ठीक है, म्यू नॉट आपको पता है, एन दिया हुआ है आई। ठीक है, और बी की वैल्यू रखोगे तो म्यू नॉट एन आई कौन से कांस्टेंट आएगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है द मास ऑफ स्पेसिमेन ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, मास दे रखा है, मास कितना दे रखा है 0.6 kg, डेंसिटी दे रखी है रो, रो है 7.8 इंटू 10 टू पावर 3 kg, एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप फॉर मैग्नेटाइजिंग
फ्रीक्वेंसी एफ दे रखा है 50 हर्ट्ज, ठीक है, और ये 0.7 एम के लॉस पर साइकिल दे रखा है इफ एरिया ऑफ, ठीक है। तो जो ये बोल रहा है द हिस्टेरेसिस लॉस, तो जो लॉस लिखे जाएंगे ये एरिया हो गया आपके पास, ठीक है। एरिया कितना हो गया 0.722, तो इसको लिख लो एन ए एम बाई रो, इसको रख के वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। सब एम केस में दिया हुआ है तो एन कितना आ जाएगा फ्रीक्वेंसी 50, ये एन है, ठीक है, मैंने एफ लिख दिया 50, एरिया 0.722, एम कितना है 0.6 और ये 7.8 10 टू पावर 3। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 277.7 इंटू 10 टू पावर -5 जूल पर सेकेंड, ठीक है। आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, पहले इसको रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 23 की बात करते हैं। ये बोला द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ ए मटेरियल ऑफ एरिया ए विच प्रोड्यूस पोल स्ट्रेंथ एम एंड प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। देखो बी जो लिखा जाएगा वो क्या होता है म्यू नॉट एच प्लस आई लिखा जाता है, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, इसको आई को हमें लिखना है, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट की फॉर्म में। तो B इक्वल टू लिख लो, ये हो जाएगा म्यू नॉट एच, ये मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। यहां पे ये लिखा जाएगा L। देखो ये होता क्या है, इसको मैं पूरा लिख देता हूं। B इक्वल टू म्यू नॉट एच मैग्नेट, ये B आता है, ये वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो B इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट एच, आई कितना लिखा जाएगा एम पी इंटू एल, ए इंटू एल, ये कैंसिल हो गया, तो म्यू नॉट एच प्लस एम पी बाई ए, ठीक है। ये हमें दे रखा है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं, फ्लक्स की बात हो रही तो पहले B लिख लेते हैं। तो B इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट ए एच प्लस एम पी डिवाइड बाई ए। तो फ्लक्स की बात करोगे फाई इक्वल टू बी ए, म्यू नॉट ए एच प्लस इंटू ए, ये कैंसिल हो गया, तो फाई इक्वल टू आ गया म्यू नॉट ए एच एम पी, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा फर्स्ट, आंसर आ जाएगा फर्स्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, स्टेज थर्ड का क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। देखो ये क्या बोल रहा है, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो ससेप्टिबिलिटी हमें दे रखी है 3 इंटू 10 टू पावर -4, इट इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड H 4 इंटू 10 टू पावर -4, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I बाई एच लिख लेंगे, ठीक है। तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 टू पावर -4, 4 इंटू 10 टू पावर 4, ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया
12, ठीक है, एम्पियर पर मीटर, 12 एम्पियर पर मीटर आ गया। आंसर हो गया अपना कौन सा, आंसर आ गया थर्ड, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे ग्राफिकल क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25, देखो क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बी विद डिस्टेंस आर फॉर ए लॉन्ग वायर कैरिंग करंट। तो अगर ये लॉन्ग वायर कैरिंग करंट है तो इससे जो बी लिखा जाता है वो कितना लिखा जाता है, म्यू नॉट आई इंटू 2 पाई आर, या बी डायरेक्टली चल रहा है 1/r के साथ, तो क्या बनेगा, ये एक हाइपरबोला बनेगा, ये बी और ये आर, तो ये ऐसे आएगा, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, थर्ड, ठीक। अब आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ये बोला है द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ ए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस ए कैरिंग स्टेडी करंट आई इज रिप्रेजेंटेड। देखो कंडक्टर है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का, तो ये मान लेते हैं, ठीक है। यहां से करंट फ्लो हो रही है आई, तो डेंसिटी लिख लेते हैं, इसकी रेडियस कितनी है ए, तो जे इक्वल टू लिखा जाएगा आई अपॉन पाई ए स्क्वायर। अगर कहीं इनसाइड पे हमें मैग्नेटिक फील्ड लिखनी है तो बी इनसाइड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट जे आर बाई 2, ठीक है, मतलब जो बी इन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के साथ। अगर आउटसाइड जो अपने लोग लिखते हैं बी आउट, वो कितनी लिखी जाती है, म्यू नॉट आई इंटू 2 पाई आर, तो यहां पे जो बी आउटसाइड लिखी जाती है वो डायरेक्टली चलती है 1/r के साथ, ठीक है। तो मतलब पहले तो इंक्रीज होगी आर तक और फिर उसके बाद डिक्रीज होगी, मगर वो कैसे, हाइपरबोलिक फॉर्म में। तो ये जो ग्राफ बनेगा, ये बी ये आर, तो जहां तक ए की बात होगी ये है, ये ऐसे और फिर ये ऐसे आएगा, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा फर्स्ट, ठीक। चलो आगे बात करते हैं अपने लोग, पहले इसको रफ करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देखो 27 क्या बोला है, ये बोला ए लॉन्ग थिन हॉलो मेटालिक सिलेंडर ऑफ रेडियस आर कैरीज ए करंट आई एम्पियर द मैग्नेटिक इंडक्शन बी अवे फ्रॉम द एक्सिस एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस वेरीज। जैसे मान लो ये हॉलो सिलेंडर है, अब इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो तो यहां सरफेस पे फ्लो होगी, तो B इनसाइड कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि I इनसाइड जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0। अब सरफेस की बात करें या उससे बाहर, तो B इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू 2 पाई आर, मतलब जब तक रेडियस इसकी कितनी दे रखी है हमें, कैपिटल आर, कैपिटल आर तक तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, ठीक है। तो अगर आर लेस देन आर है तो बी आ जाएगा 0, आर ग्रेटर देन आर या इक्वल टू आ जाएगा, तो बी इक्वल टू बनेगा म्यू नॉट आई इंटू 2 पाई आर, ठीक है, ये बनेगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसे आएगा,
मतलब यहां तक तो जब 0 है बी ये आर, तो ये ग्राफ ऐसे डिक्रीज होगा, यहां तक 0 रहेगा फिर इसके बाद डिक्रीज हो जाएगा। आंसर चेक कर लेते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आएगा फर्स्ट। ठीक, चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ये बोला द करेक्ट कर्व बिटवीन द मैग्नेटिक इंडक्शन बी अलोंग द एक्सिस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड ड्यू टू करंट फ्लो इन इट एट डिस्टेंस x फ्रॉम वन एंड। ठीक है, तो बना लेते हैं भाई। जो सोलेनॉइड होता है, ठीक है, जैसे ये सोलेनॉइड है, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म रहती है। वो कितनी होती है, म्यू नॉट एन आई मान के चलते हैं, और बाहर जो आ जाती है एंड पे वो कितनी हो जाती है, म्यू नॉट एन आई बाई 2। ठीक है, ये मान के चलते हैं। तो x के साथ अगर इसको वेरी कर रहे हैं तो यहां पे पहले तो क्या होगा, ये ऐसे, फिर ये यूनिफॉर्म हो जाएगी और फिर ये ऐसे डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये ग्राफ आ जाएगा, ये b और ये x, आंसर हो जाएगा कितना, आंसर आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला है, द टाउ थीटा ग्राफ फॉर ए करंट कैरिंग कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो टाउ लिखोगे, टाउ इक्वल टू एम डॉट बी, टाउ होता है एम क्रॉस बी, पूरा लिखते हैं ऐसे। जो टॉर्क होता है वो कितना होता है, एम क्रॉस बी, तो टॉर्क इक्वल टू होता है एम बी साइन थीटा। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड लिख दिया मैंने वेक्टर का। तो क्या बोला, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ये कांस्टेंट हो गया। ठीक है, और जो कॉइल है तो उसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट भी कांस्टेंट हो जाएगा। टॉर्क के साथ चलेगा, थीटा के साथ, तो जो टॉर्क आएगा उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली चलेगा साइन थीटा के साथ। मतलब साइन थीटा का ग्राफ आएगा कब तक, 0 से 90 डिग्री तक, और फिर उसके बाद ये ऐसे डिग्री होगा साइन थीटा का ग्राफ। ठीक है, ये कितना हो गया 90 डिग्री और ये 180 डिग्री। ठीक है, ये टॉर्क आ गया और ये थीटा आ गया। सही है, आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। देखो क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला है, ए सर्कुलर कॉइल इन बाइजेड प्लेन विथ सेंटर एट ओरिजिन, द कॉइल इज कैरिंग ए कांस्टेंट करंट assuming the direction of magnetic field at x equal to -25 to be positive। ठीक है, which of the following graph shows the variation of magnetic field। तो B का जो ग्राफ बनेगा वो क्या होता है, B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, यहां पे 2 आता है, और बी सेंटर की बात करोगे तो कितना आता है, म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2r, ये मैक्सिमम आता है। ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है तो ये ग्राफ आएगा इसका। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, 30 का आंसर हो जाएगा ये कौन सा चला, स्टेज थर्ड का 30 का आंसर हो जाएगा सेकंड, आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31, पहले इसको रफ करते हैं।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। देखो 31 क्या बोल रहा है, द कर्व बिटवीन द मैग्नेटिक मोमेंट एंड टेम्परेचर। देखो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, वो टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होता है। तो अब ये लीनियरली तो डिक्रीज होता नहीं है, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे जाके जीरो हो जाएगा एक सर्टेन लिमिट पे, तो ये ग्राफ आ जाएगा, ये m और t। तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, आंसर आ जाएगा थर्ड। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। 32 के लिए बोला था वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी विद द टेम्परेचर ऑफ और डाइमैग्नेटिक। डाइमैग्नेटिक के लिए आता है निगेटिव होती है और कांस्टेंट होती है। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये 0 और ये आ गया, तो आंसर कौन सा हो गया, आंसर 2 आ गया। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। 33 बोला था वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जाई विथ, मतलब काई बोलते हैं सर, विथ मैग्नेटिक फील्ड फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस इज। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए क्या होता है, कांस्टेंट और पॉजिटिव होता है। तो पहला ग्राफ आना चाहिए 33 का, 33 का पहला आएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का कोई जो पैरामैग्नेटिक होते हैं ये पॉजिटिव, कोई असर नहीं होगा, ये कांस्टेंट होती है, ये H। क्वेश्चन नंबर 34, तो इसका आंसर कौन सा हो गया, आंसर आ गया फर्स्ट। ठीक है, पैरामैग्नेटिक का ये ग्राफ अपने को दे रखा है, तो ये कुछ ऐसे आता है। ठीक, इसके आगे ये पैरामैग्नेटिक काम करने लगता है, यहां तक फेरोमैग्नेटिक रहता है, तो ये आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है,